पृष्ठभूमि में भीड़ की फुसफुसाहट और डर का माहौल। मैं हवा में तैरते हुए धीरे धीरे जमीन पर उतरता हूँ। मेरी ऑरा देखकर लोग कांप रहे हैं। भीड़ में से एक आदमी फुसफुसाते हुए और नई 6 पंख और ये उड़ने की ताकत, ये पक्का कम से कम एक दाऊ वांग स्तर का योद्धा है। दूसरा आदमी डरते हुए, अरे धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो जान से मार देंगे, क्या पता वो वाकई कोई डॉवांग हो। तभी वूतान शहर के 3 बड़े परिवारों के मुखिया मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, गालियां भी हाथ जोड़कर। वूतान शहर के गालिया परिवार से गालिया भी महान योद्धा को नमन करता है। पुनी कांपती आवाज में पुनी महान योद्धा को नमन करता है। शाओझान गंभीरता और सम्मान से वूतान शहर के शाओ परिवार से शाओझान महान योद्धा के चरणों में शीश नवाता है। हुजूर, हम आपको किस नाम से पुकारें? आपका वूतान शहर में आगमन कैसे हुआ? अगर कोई सेवा हो तो गालिया परिवार आपके एक इशारे पर जान हाजिर करने को तैयार है। मैं चेहरे पर एक सख्त और रहस्यमयी मुखौटा ओढ़े रखता हूँ। बेहद ठंडे और रौबदार लहजे में उनसे बात करता हूँ। मैं गंभीर आवाज में, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक इंसान को ढूंढने आया हूँ। अगर वो मिल गया तो बेहतर, नहीं तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे मुझे थोड़ी प्यास लगी है। शाओझान फौरन उठते हुए गालिया को पछाड़कर, हुजूर कृपया हमारे साथ मीटर नीलामी घर चलें, वहां कुछ देर आराम फरमाएं। मैं सिर हिलाते हुए, ठीक है। गालिया भी मन में कुड़ते हुए, धिक्कार है। शाओझान मुझसे एक कदम आगे निकल गया और उसने तियानवांग महान राजा को अपने पक्ष में कर लिया। मैं टेबल पर 3 सवालों का एक पर्चा रखता हूँ और मीटर घर के प्रभारी को बुलाता हूँ। मैं कड़क आवाज में, इस पर्चे को पूरे शहर में जितनी जल्दी हो सके छपवा कर बंटवा दो। जो कोई भी इन 3 सवालों के सही जवाब देगा उसे सीधे मेरे सामने पेश किया जाए। प्रभारी पर्चा लेते हुए, जो आज्ञा हुजूर। मैं इनाम की घोषणा करते हुए, याद है जो एक सवाल का जवाब देगा उसे कुई गैदरिंग पाउडर इनाम में मिलेगी। जो 2 के जवाब देगा उसे एक डॉ टेक्निक दी जाएगी और जो तीनों के सही जवाब दे देगा उसे एक उच्च स्तरीय डाउ कल्टीवेशन मेथड इनाम में मिलेगा। प्रभारी हैरान होकर कुछ पूछने ही वाला होता है कि मैं उसे टोक देता हूँ। मैं ठंडी निगाहों से देखते हुए, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, समझे? प्रभारी डर कर सिर झुकाते हुए, जी हुजूर मैं समझ गया। क्या आप अभी आराम करना चाहेंगे? आपके लिए वीआईपी कमरा तैयार है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैं माहौल को भांपने के लिए एक सवाल पूछता हूं। मैं कैजुअल टोन में, वूतान शहर में इन दिनों कोई दिलचस्प घटना या कोई बड़ा समारोह होने वाला है क्या? प्रभारी सोचते हुए, हुजूर अगर हाल फिलहाल की बात करें तो कल शाओ परिवार की युवा पीढ़ी का डॉ की टेस्ट होने वाला है। यह हर साल होने वाली परीक्षा है जहां बच्चों की साल भर की मेहनत जांची जाती है। मैं, ओह शाओ परिवार। प्रभारी गॉसिप के अंदाज में, जी हुजूर शाओझान का बेटा शाओयान 11 साल की उम्र में ही डॉ जी बनकर पूरे शहर में मशहूर हो गया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पिछले 3 सालों से उसकी ताकत बढ़ने के बजाय घटती ही जा रही है। पता नहीं कल के टेस्ट में वो 4 स्टार डॉकी के स्तर को भी पार कर पाएगा या नहीं। मैं अपनी रहस्यमयी मुस्कान छुपाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि कहानी का असली हीरो शाओयान अब बदलने वाला है। मैं गंभीर और डरी हुई आवाज में, हुन क्लैन। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पता चला है कि मेरा सगा बाप कोई और नहीं बल्कि खुद हुन तिआंदी है, इस दुनिया का सबसे क्रूर और खतरनाक विलन। जब मुझे यह सच पता चला तो मेरे अंदर का सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। अब सिर्फ हड्डियों तक कांपने वाला खौफ बचा है। मैं उठकर खिड़की के पास जाता हूं और बाहर देखता हूं। मैं मन में, नॉवेल की कहानी के मुताबिक अपनी सनक के लिए हुन तिआंदी पूरे महाद्वीप के करोड़ों मासूमों का कत्लेआम कर देगा, यहां तक कि वो खुद अपने ही क्लैन की बलि चढ़ा देगा। यानी मेरा मरना तय है। शुरुआत में मैंने सोचा था कि जब शाओयान छोटा है तभी उसका काम तमाम कर दूं ताकि भविष्य में वो मेरे बाप और हमारे कबीले का खात्मा न कर सके। लेकिन अगर मैंने उसे मार भी दिया तो क्या गारंटी है कि किस्मत किसी और को नया फेट्स चोजन वन बनाकर खड़ी ढिढिया नहीं कर देगी। मैं अपनी हथेलियों को देखता हूं जहां एक जादुई रोशनी चमक रही है। मैं मन में, ऊपर से इस टाइम ट्रैवल का एक साइड इफेक्ट भी है। मेरी खुद की ट्रेनिंग डॉ वांग के पीक स्तर पर आकर रुक गई है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस दुनिया के आगे के सफर में डॉ वांग की औकात एक चींटी जैसी है। बड़े योद्धाओं की लड़ाई की एक मामूली लहर भी मुझे राख कर देगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे पास मेरा रिफंड सिस्टम है। अगर मैं इस दुनिया के चाइल्ड ऑफ फॉर्चून को कोई कीमती तोहफा दूंगा तो यह सिस्टम बदले में मुझे कई गुना ज्यादा पावर रिवॉर्ड में देगा। सिस्टम ने वादा किया है कि यह रिवॉर्ड मेरी किस्मत की हर बेटी को तोड़ ही देगा और मुझे सीधे दौदी गॉड लेवल तक पहुंचा सकता है। मेरे चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है। मैं मन में, शाओयान ही इस दुनिया का असली हीरो है। मेरा प्लान है कि मैं याओ लाओ की जगह खुद उसका सबसे बड़ा गॉडफादर और मददगार बन जाऊं। किताब के मुताबिक अगर याओ लाओ ने उसकी ताकत न चूसी होती तो शाओयान कभी हार मानने वाला इंसान नहीं था। अब जब उसे पता चलेगा कि शहर में एक डॉ वांग स्तर का रहस्यमय शख्स आया है तो क्या वो अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए मुझसे मिलने नहीं दौड़ा चलाएगा? शाओयान, मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेताब हूं। बाहर बाजार में हुन चांग का पर्चा दीवार पर चिपका है। भीड़ उमदोपदी है। एक राहगीर भीड़ से पूछते हुए, अरे भाई इस पर्चे पर क्या लिखा है जरा बताना। दूसरा आदमी उत्साहित होकर, कोई बहुत बड़े डॉ वांग आए हैं, वो किसी को ढूंढ रहे हैं। जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे बड़ा इनाम तो दाई रैंक की डॉ टेक्निक और गोंगफा है। एक बूढ़ा आदमी आगे आते हुए, जरा मुझे भी देखने दो। तीसरा आदमी हंसते हुए, अरे बुजुर्गों आपको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, आप क्यों भीड़ा बढ़ा रहे हो? इस झंझट में मत पड़ो, घर जाओ और आराम से सो जाओ। शाओयान अकेले बैठकर अपनी हथेलियों को देख रहा है। उसका चेहरा उदास है। शाओयान अकेले में हताश होकर, मेरी ताकत बिना किसी वजह के घटती ही जा रही है। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं एक कचरा बनकर रह गया हूं। तभी उसकी चचेरी बहन शाओ शुनेर वहां आती है। शाओ शुनेर प्यार से, शाओयान भाई। शाओयान चौंकर, शुनेर बाकी सब लोग इतने हैरान क्यों हैं? पूरे शहर में ये क्या हलचल मची है? शाओ शुनेर गंभीरता से पर्चा दिखाते हुए, यान भाई आज वूतान शहर में एक बेहद शक्तिशाली योद्धा आए हैं जो कम से कम एक डॉ वांग है। वो किसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पूरे शहर में ये 3 अजीब सवाल बांटे हैं और कहा है कि जो भी इसका जवाब देगा। शाओयान उस पर्चे को हाथ में लेता है। जैसे ही वो पर्चे के सवालों को पेपर रहता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सवाल आधुनिक दुनिया या किसी ऐसी चीज से जुड़े हैं जिसे सिर्फ एक अर्थ ट्रैवलर ही समझ सकता है। शाओयान मन में बुरी तरह चौंकते हुए, यह नामुमकिन है। ये सवाल, क्या इस दुनिया में मेरे अलावा भी कोई और है जो मेरी ही दुनिया से यहाँ आया है? शाओ शुनेर आगे बताते हुए, जो एक सवाल का जवाब देगा उसे क्यूई गैदरिंग पाउडर मिलेगी और जो 2 या तीनों के सही जवाब दे देगा उसे डाई रैंक की बेहद कीमती कल्टीवेशन मेथड इनाम में मिलेगा। शाओयान मन में, दिल तेजी से धड़क रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल, ये भाषा, क्या इस पर्चे को बांटने वाला शख्स भी उसी दुनिया से आया है जहां से मैं आया हूं? क्या वो भी मेरी तरह एक अर्थ ट्रैवलर है? शाओ शुनेर शाओयान का चेहरा देखकर चिंतित होते हुए, शाओयान भाई क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्यों? क्या आप इन अजीब सवालों के जवाब जानते हैं? शाओयान हड़बड़ाकर अपनी भावनाओं को छुपाते हुए, नहीं कुछ नहीं शुनेर, मैं तो बस ये सोच रहा था कि जो इंसान सीधे डी क्लास की टेक्निक और गोंगफा इनाम में दे रहा है वो कितना रईस और ताकतवर होगा। इतने बड़े इनाम तो बड़े-बड़े साम्राज्यों के पास भी नहीं होते। शुनेर के जाने के बाद शाओयान कमरे में अकेले चक्कर काट रहा है। वह गहरी सोच में डूबा है। शाओयान, इतना बड़ा मौका, मेरी खोई हुई ताकत को वापस पाने की चाबी शायद इसी इंसान के पास है। मन तो कर रहा है कि बिना सोचे समझे सीधे उसके पास चला जाऊं और कहूं कि मैं भी उसी दुनिया से हूं, पर नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमारी पुरानी दुनिया में एक कहावत थी, जब 2 पुराने वतन के लोग अनजान दुनिया में मिलते हैं तो पीठ पीछे छुरा घोंप देते हैं। क्या पता वो बंदा मुझे अपनी राह का रोड़ा समझे और मार डाले। मैं खुद सामने नहीं जा सकता, मुझे किसी और का इस्तेमाल करना होगा। शाओयान शहर के एक गरीब और जरूरतमंद लड़के से चुपके से मिलता है। शाओयान के हाथ में एक पर्ची है जिस पर उसने जवाब लिखे हैं। शाओयान गंभीर आवाज में,
मैंने जो कुछ भी तुम्हें समझाया और जो इस पर्ची पर लिखा है, क्या तुमने वो सब अच्छे से याद कर लिया है? गरीब लड़का, जी, जी छोटे मालिक, मैंने सब अच्छे से याद कर लिया है। लेकिन क्या वाकई कोई मुसीबत नहीं होगी? मैंने सुना है कि वो मेहमान कम से कम एक डॉ वांग स्तर के खतरनाक योद्धा हैं। अगर वो मेरे जवाबों से गुस्सा हो गए तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। शाओ यान लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए, जरा अपने बीमार पिता के बारे में सोचो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार यह काम कर देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की दवा के लिए ढेर सारे पैसे दूंगा। उन पैसों से तुम्हारे पिता की जान बच जाएगी। क्या तुम अपने पिता को तड़पते हुए देखना चाहते हो? गरीब लड़का, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगा मालिक। शाओ यान मन में, चलो पासा फेंक दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह दांव खाली नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि वो रहस्यमयी डॉ वांग इस जवाब को देकर क्या करता है। मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठा हूं। सामने शाओ यान का भेजा हुआ गरीब लड़का घुटनों के बल बैठा कांप रहा है। गरीब लड़का डरते हुए, हु हुजूर, जो वादा किया था वो बात पक्की है ना? मैं ठंडी निगाहों से देखते हुए, तो तुम्हें मेरे तीनों सवालों के जवाब पता है? गरीब लड़का रटा मारा हुआ जवाब बोलते हुए, जी हाँ, पहला सवाल शीबियान ओ बुबियान, तो उसका जवाब है फू हाउ कान शियांग शियान। दूसरा सवाल लॉन्ग द चुआन रेन। और तीसरा, लड़के के मुंह से ये शब्द सुनते ही मेरा दिल धक से रह जाता है। मैं झटके से अपनी जगह से खड़ा होता हूं। मेरी डॉ वांग की ताकत के दबाव से पूरा कमरा हिलने लगता है। मैं मन में बुरी तरह चौंके हुए, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला चाइना का मशहूर गाना है। ये लड़का वाकई मेरी दुनिया से है। मैं लड़के के पास आकर उत्सुकता से, तुम भी हुआक्सिया चाइना से हो, तुम कौन हो? गरीब लड़का रोते हुए घबराकर, हुआक्सिया, ये क्या होता है हुजूर? मैं तो इसी जियामा एम्पायर के वुतान शहर का रहने वाला हूं। मैं गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ते हुए, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, ये जो तुमने अभी बोला ये तुमने खुद मनगढ़ंत बनाया है या कहीं से सुना है? अगर सच नहीं बताया तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। गरीब लड़का पैरों में गिरकर चीखते हुए, हुजूर रहम करें, हुजूर रहम करें, ये मैंने नहीं बनाया, किसी ने मुझे पैसे देकर ये सब बोलने के लिए यहां भेजा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको उसके पास ले चल सकता हूं, वो यहीं बाहर खड़ा है। मैं खिड़की से बाहर झांकता हूं। दूर भीड़ में छुपा शाओ यान नजर आता है जो चुपके से नजर रखे हुए है। मैं मन में मुस्कुराते हुए, अच्छा तो वो शाओ यान है। ये ओल्ड टाउन्समैन तो बड़ा चालाक और सतर्क निकला, खुद आने के बजाय मोहरे को भेज दिया। मैं वापस लड़के की तरफ मुड़ता हूं और दबाव कम करता हूं। मैं लड़के से, तुम्हें उस इंसान ने धोखा दिया है, लेकिन खैर उसने जवाब तो सही दिए। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें एक क्यूई गैदरिंग पाउडर दे रहा हूं, पर तुम्हें मेरी एक बात उस तक पहुंचानी होगी। गरीब लड़का बिल पाकर खुश होते हुए, जी हुजूर, हुजूर का जो भी हुक्म हो। मैं गंभीर आवाज में उससे जाकर कहना, हम दोनों ही इस अजनबी दुनिया में भटके हुए मुसाफिर हैं। मैं मन में खिड़की की तरफ देखते हुए, वो इस लाइन का मतलब बखूबी समझ जाएगा। कोई बात नहीं शाओ यान, मैं इंतजार कर सकता हूं, चाहे कल का डॉकी टेस्ट हो या नाला यान का तुम्हारी सगाई तोड़ना। एक दिन तुम खुद मेरे पास मदद मांगने आओगे। अगले दिन शाओ परिवार का डॉकी टेस्ट चल रहा है। टेस्टिंग पिलर पर शाओ यान का हाथ है, खंभा चमकता है। टेस्ट अनाउंसर उदासी और कड़क आवाज में, अगला शाओ यान डॉकी 3 स्टार स्तर निम्न। पूरी भीड़ ठाके लगाकर हंसने लगती है। शाओ यान से झुकाए खड़ा है। शाओ शुनेर भीड़ से निकलकर दौड़ती है, शाओ यान भाई निराश मत होइए, शुनेर हमेशा आपके साथ है। वापस मेरे हॉल में जहां लोग इनाम के लालच में फर्जी जवाब लेकर आ रहे हैं। मैं परेशान हो चुका हूं। मैं झल्लाहट में कुर्सी पर बैठकर, चलो अगला भेजो। अच्छा सवाल सुनो, छू शियांग शियांग त्यांगे, इसकी पहली लाइन क्या है बताओ? एक नकली उम्मीदवार सोचते हुए, क्या हुजूर ये सवाल तो उस पर्चे पर नहीं था जो बाहर लगा है, आपने सवाल बदल दिया, ये तो धोखाधड़ी है। दूसरा ठग पीछे से चिल्लाते हुए, हाँ मैंने तो बाहर पैसे देकर इस सवाल का जवाब खरीदा था, आप लोग चीटिंग कर रहे हैं, मैं नहीं मानता, मेरे पैसे डूब गए। मैं माथा पकड़ते हुए मन में, धिक्कार है, पिछले 2 दिनों से सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने वाले ठग और लालची लोग ही आ रहे हैं, किसी को कख भी नहीं पता। तभी भीड़ में से एक नया लड़का आगे आता है। मैं थके हुए लहजे में, हाँ भाई तुम बताओ, छू शियांग शियांग त्यांगे की पिछली लाइन क्या है? नया उम्मीदवार बिना सोचे सहजता से, अरे ये तो बहुत आसान है, ए बतख की आवाज। मैं चौंक कर अपनी नींद से जाते हुए, क्या क्या कहा तुमने, कौन सा है? नया उम्मीदवार घबरा कर दोबारा बोलता है, वही हुजूर, ए। मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ता हूं। आखिरकार एक और सही जवाब आ गया था। बाहर भीड़ में भारी शोर शराबा हो रहा है। अटेंडेंट भागा भागा अंदर आता है। अटेंडेंट उत्साहित होकर, अरे बाप रे, ये तो सचमुच चंगवांग हुनचांग सौ का दिया हुआ सही जवाब है। कोई तो है जिसने इसे बूझ लिया। हाँ, ए मेहमान, आप जरा इस वीआईपी रूम में ठहरिए, बाकी स्टाफ से जल्दी जाओ और हुजूर को बुला कर लाओ, कहो कि किसी ने सही जवाब दे दिया है। कमरे में सिर्फ मैं और वो नकाबपोश शख्स बचे हैं। मैं धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ता हूं। मैं धीमी और गहरी आवाज में, चलो अब तो सब लोग चले गए, क्या अब तुम अपना यह नकाब हटाओगे? शाओ यान चौंक जाता है और धीरे से अपना हुड नीचे गिराता है। उसका चेहरा डर और हैरानी से भरा है। शाओ यान कांपती आवाज में, आपने मुझे पहचान लिया? मन में, हे भगवान, ये मुझे मार डालेगा या फिर? मैं मुस्कुराता हूं और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूं। मेरी आवाज से सारा कड़कपन गायब हो चुका है। अब उसमें एक दोस्ताना अंदाज है। मैं मुस्कुराते हुए, मेरा नाम हुनचांग है, डॉ वांग का पीक सर, चलो जान पहचान कर लेते हैं मेरे भाई, मेरे ओल्ड टाउन्समैन। शाओ यान राहत की सांस लेते हुए हाथ मिलाता है। शाओ यान डॉ की 3 स्टार। अचानक कुछ याद आते ही, इसका मतलब आपको कल ही पता चल गया था कि वो मोहरा मैंने भेजा था? मैं ठाका लगाते हुए, और नहीं तो क्या, तुमने क्या मुझे बच्चा समझा है? एक डॉ वांग की सेंसिंग पावर का मजाक उड़ा रहे हो क्या? शाओ यान गहरी सांस लेते हुए, डॉ वांग स्तर के योद्धा सचमुच बेहद खौफनाक होते हैं। कोंगबू रूसी। मैं, कल जब मैंने देखा कि तुम मुझसे सीधे मिलने से कतरा रहे हो तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हें एक दिन का वक्त और देते हैं। अगर तुम आज भी नहीं आते तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करता। वैसे आज अचानक यहाँ आने का फैसला कैसे किया? सब सोच समझ लिया? शाओ यान कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, हाँ समझ लीजिए कि हालात ने मजबूर कर दिया। शाओ यान आगे आता है और बेहद उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखता है। शाओ यान गंभीरता से, जैसा कि मैंने उस पर्चे पर इशारों में लिखा था, मेरी हर दिन की कड़ी मेहनत से कमाई हुई डॉकी डॉची अचानक गायब हो जाती है, जैसे किसी फूटे हुए गुब्बारे से हवा निकल रही हो। आप एक डॉ वांग हैं, आपकी ताकत और तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है। क्या मेरी इस हालत का कोई इलाज है? मैं गंभीर होकर, पहले तुम आराम से बैठ जाओ, अटेंडेंट से चाय लाओ। शाओ यान बैठता है। मैं उसके करीब आता हूं। मैं अपनी डॉ की को सक्रिय करता हूं और उसकी उंगली में पहनी उस पुरानी काली रिंग पर अपनी चेतना केंद्रित करता हूं। अंगूठी से एक बहुत ही बारीक ऊर्जा की हलचल महसूस होती है। शाओ यान बेचैनी से चाय का घूंट लेते हुए, क्या हुआ भाई, कुछ पता चला क्या मेरी डॉ के गायब होने का संबंध? मैं अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, तुम्हारी ताकत के गायब होने का ताल्लुक किसी चीज से है। शाओ यान हैरान होकर, इस अंगूठी से? मैं रहस्यमय लहजे में, अगर मेरी समझ सही है तो इस अंगूठी के भीतर एक बेहद शक्तिशाली शख्स की टूटी हुई आत्मा याओलाओ छुपी बैठी है। खुद को जिंदा रखने और अपनी चेतना को जगाने के लिए यह आत्मा पिछले 3 सालों से लगातार तुम्हारी डॉकी को चुराकर खुद को सींच रही थी। शाओ यान झटके से उठ खड़ा होता है, गुस्से और डर से, क्या इस कमीने ने मेरी 3 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं इसे अभी फेंक देता हूं वरना ये मुझे पूरा चूस जाएगा। मैं शाओ यान का हाथ पकड़ लेता हूं और अंगूठी को घूरता हूं। मैं शांत लेकिन कड़क आवाज में, शांत हो जाओ, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ जैसी ताकत के सामने इसकी इतनी मजाल नहीं कि ये अब तुम्हारी ऊर्जा छू सके। तुम जरा भी इसी वक्त ध्यान लगाकर बैठो और अपनी कल्टीवेशन शुरू करो, देखो कि क्या अब भी तुम्हारी डॉकी गायब हो रही है। शाओ यान भरोसा करके बैठता है, सांस लेता है, ठीक है
शाओ यान ध्यान लगाता है। इस बार उसकी डॉ की उसके शरीर में स्थिर रहती है, अंगूठी उसे छू भी नहीं पाती। उसकी आंखें चमक उठती हैं। शाओ यान खुशी से, गायब नहीं हुई भाई, मेरी डॉ की सचमुच रुक गई। मैं मुस्कुराता हूं और अपनी आस्तीन से एक चमकीली शीशी निकालता हूं। ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट है जो मैं रिफंड सिस्टम के लिए शाओ यान को देने जा रहा हूं। मैं शीशी उसकी तरफ बढ़ाते हुए, ये यांगलिंग लिक्विड है, इसे पीने से तुम्हारी डॉ की सोखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। डॉ झी के नीचे वाले स्तर के लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, इसे रखो। शाओ यान शीशी को हाथ में लेकर भावुक होते हुए, भाई मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं मन में मुस्कुराते हुए, एहसान की बात नहीं है छोटे भाई, तुम इसे पियोगे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और यहाँ पीछे बैठे मेरे सिस्टम से मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा जो मुझे इस दुनिया का भगवान बना देगा। शाओ यान उत्साहित और भावुक होकर, इस लिक्विड का असर तो सचमुच जादुई है हुन छांग। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बिल्कुल सच कहा था, हम दोनों इस अजनबी दुनिया में भटके हुए मुसाफिर हैं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। शाओ यान अचानक पीछे हटता है, अपने कपड़े ठीक करता है और बेहद सम्मान के साथ मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथ जोड़ता है। शाओ यान गंभीर और दृढ़ आवाज में, आज मैं शाओ यान आपको अपना बड़ा भाई मानना चाहता हूं। अगर आप मुझ जैसे कमजोर को अपना छोटा भाई स्वीकार करने से परहेज न करें तो कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हुन छांग भैया, आज के बाद हम सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे, हर मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। शाओ यान को घुटनों पर देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कड़क उठती है। मैं मन में बुरी तरह हैरान होकर, तेरी की भविष्य का महान फ्लेम एम्परर शाओ यान, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देना है, वो आज मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझे अपना बड़ा भाई बना रहा है। मैं हड़बड़ाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए, अरे तुम पहले खड़े हो जाओ। शाओ यान जिद पर अड़ते हुए, नहीं भैया, जब तक आप मुझे अपना छोटा भाई स्वीकार नहीं करेंगे मैं आज इस जमीन से नहीं उठूंगा। मैं मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए, अच्छा बाबा ठीक है, मैं हार माना, मैं तुम्हें अपना भाई स्वीकार करता हूँ। जब हम दोनों एक ही वतन से हैं तो ये सब औपचारिकताएं और दिखावा करने की क्या जरूरत है। अब से हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और इस दूची कॉन्टिनेंट पर मिलकर अपना परचम लहराएंगे। शाओ यान चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ, जी बिल्कुल बड़े भैया। जैसे ही शाओ यान मेरा हाथ थामता है, मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल और दिव्य आवाज गूंजती है। सिस्टम की आवाज दिमाग के भीतर, डिंग, पता चला है कि होस्ट ने चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून का पूर्ण विश्वास जीत लिया है। बाइंडिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 10%, 50%, 100% बाइंडिंग पूरी हुई। अब से मेजबान जब भी शाओ यान को कोई चीज या संसाधन प्रदान करेगा तो बदले में सिस्टम द्वारा रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। मैं मन में राहत और समझदारी की सांस लेते हुए, अरे वाह, तो यह बात थी। मैं भी सोचूं कि जब मैंने थोड़ी देर पहले इसे यांगलिंग लिक्विड दिया तो सिस्टम ने कोई इनाम क्यों नहीं दिया। असल में जब तक यह मुझे अपना भाई मानकर मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करता तब तक सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होना था। अब खेल शुरू हुआ है। मैं अपनी आस्तीन में हाथ डालता हूं और स्टोरेज रिंग से कुछ बेहतरीन चीजें बाहर निकालता हूं। मैं थोड़ा झेंपते हुए, दोस्ताना अंदाज में, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज मुझे इतना प्यारा छोटा भाई मिल जाएगा, इसलिए मैं पहले से कोई बड़ा तोहफा तैयार नहीं कर पाया। खैर, फिलहाल के लिए ये कुछ बेहद उच्च स्तरीय हाई ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब्स रखो। और सुनो, मैं एक और डिब्बा निकालता हूं जिसमें सफेद पाउडर है। चीन, मैं समझाते हुए, ये निंगची पाउडर है जो मैंने अपनी पुरानी ट्रेनिंग के दिनों में बचा कर रखे थे। जब तुम नहाने जाओ तो पानी की बाल्टी या टब में इसका बस एक चम्मच मिला देना। इसमें बैठकर अभ्यास करने से तुम्हारी डॉ की झुकने की रफ्तार 3 गुना बढ़ जाएगी। तुम्हारी मौजूदा डोज जी स्टेज के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है। शाओ यान चीजों को संभालते हुए आंखें नम करके, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हंसते हुए अपना सिर खुजाते हुए, हाँ हाँ, अरे देखो मेरी याददाश्त भी ना। छोटे भाई, वादे के मुताबिक तुमने उन पहेलियों के सही जवाब दिए हैं तो मुझे तुम्हें वो इनाम भी तो देना है जो मैंने पूरे शहर के सामने वादा किया था। मैं दोस्ताना लहजे में, नियम के मुताबिक तुमने सही जवाब दिए हैं तो मुझे तुम्हें डी क्लास की टेक्निक और गुंफा देना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम अभी एक डॉज ही नहीं बने हो इसलिए वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। पर सुनो, जिस दिन तुम एक सच्चे डॉज ही बन जाओगे तुम्हारा ये भाई तुम्हें एक ऐसा टॉप लेवल गुंफा तोहफे में देगा जो त्यान क्लास हाई ग्रेड के बराबर होगा। शाओ यान बुरी तरह चौंककर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या क्या त्यान क्लास हाई ग्रेड? बड़े भैया आपके पास गॉड लेवल का त्यान क्लास गुंफा है और वो भी आप मुझे देने को तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शाओ यान के जाने के बाद मैं अकेले में बैठकर ध्यान लगाता हूं। मेरे सामने एक सुनहरी पिल तैर रही है। मैं मन में बेहद उत्साहित होकर, हाँ हाँ, सिस्टम का खेल सचमुच लाजवाब है। कल जब मैंने शाओ यान को वो निंगची पाउडर दिया था तो सिस्टम ने मुझे रिफंड रिवॉर्ड में क्या दिया जानते हो? एक डो हुआंग पिल, एक ऐसी चमत्कारी पिल जो डो वांग के पीक स्तर के योद्धा के डो हुआंग बनने की संभावना को 100 गुना बढ़ा देती है। अब वक्त आ गया है अपनी इस रुकी हुई ताकत को तोड़ने का। शाओ यान शांति से बैठा है। तभी उसके पिता शाओ जान चिंतित चेहरे के साथ अंदर आते हैं। शाओ जान प्यार से मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि तुम यहीं छुपे होगे। क्या हुआ बेटा, क्या तुम अभी भी कल के टेस्ट की वजह से परेशान हो? शाओ यान सकारात्मक मुस्कुराते हुए, नहीं पिताजी, अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। शाओ जान उदास होकर, असल में शहर में जो नए डोवांग हुनचंग आए हैं मैं उनके पास जाने की सोच रहा था ताकि देख सकूं कि क्या वो तुम्हारी घटती ताकत का कोई इलाज कर सकते हैं या नहीं। शाओ यान बीच में टोकते हुए, नहीं पिताजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी ताकत गायब होने की जो समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। शाओ जान हैरान और खुश होकर, सचमुच, ये कैसे हुआ, क्या कारण था इसका? शाओ यान रहस्यमय मुस्कान के साथ, पिताजी ये एक सीक्रेट है, बस 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। शाओ जान, चलो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं यहाँ तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया था। कल हमारे कबीले में कुछ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं और उनका आना तुमसे ही जुड़ा है। अच्छे से तैयारी कर लो, कल कबीले की नाक मत कटने देना। शाओ यान अचंभित होकर, खास मेहमान मेरे लिए? कौन है वो पिताजी? शाओ जान रहस्यमय ढंग से जाते हुए, कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अचानक पूरे वुतान शहर का आसमान लाल और सुनहरा होने लगता है। मीटर नीलामी, घर के ऊपर बादलों का एक बवंडर बन जाता है। एक ऐसी खौफनाक और विशाल ऊर्जा निकलती है जो पूरे शहर को दबा देती है। शाओ यान जमीन पर झुकते हुए, हाँफते हुए, ओह ये कितनी भयानक ऊर्जा का दबाव है पिताजी, क्या शहर में कोई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है? उधर शाओ शुनेर के कमरे में साय में छुपा एक बूढ़ा बॉडीगार्ड लिंग यिंग प्रकट होता है। शाओ शुनेर खिड़की से बाहर देखते हुए, लिंग ओल्ड, बाहर ये क्या हलचल है? लिंग यिंग गंभीरता से झुकते हुए, कुमारी घबराने की कोई बात नहीं है। 2 दिन पहले जो डो वांग हुनचंग इस शहर में आए थे ये उन्हीं की ऊर्जा है। वह इस वक्त डो वांग की सीमा को तोड़कर डो वांग बनने जा रहे हैं। अगर वो मुझसे भिड़े भी तो वो इस बूढ़े खादिम के सामने नहीं टिक पाएंगे। शाओ शुनेर गहरी सोच में, लिंग ओल्ड किसी भी तरह बिना उन्हें भनक लगे ये पता लगाओ कि उनके वुतान शहर आने का असली मकसद क्या है। क्या वो भी उस चीज टूशी एंशिएंट गॉड जेड के लिए यहाँ आए हैं? लिंग यिंग, जो आज्ञा कुमारी। सड़कों पर लोग डर से कांप रहे हैं। शाओ जान भी खिड़की से बाहर देख रहे हैं। शाओ जान गंभीरता से, यान बेटा मैं जरा बाहर स्थिति देखने जा रहा हूं, तुम यहीं रुको। शाओ यान मन में कांपते हुए, इतनी दूर होने के बावजूद इस खौफनाक ताकत से मेरी आत्मा तक कांप रही है। क्या ये बड़े भैया की असली ताकत है? सचमुच बेहद खौफनाक। भीड़ में से एक संभ्रांत व्यक्ति हैरान होकर, सबसे डरावनी बात तो चंगवंग हुनचांग सरनिमुख की उम्र है। वह दिखने में मुश्किल से 20 साल के लगते हैं और इस उम्र में वो डो हुआंग बनने जा रहे हैं। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता। इस इंसान का भविष्य असीमित है। गालियां भी लाल टपकाते हुए, अगर किसी भी तरह हमारा परिवार उनके साथ अच्छे संबंध बना ले तो चाहे कल शाओ परिवार के साथ कुछ भी हो, वुतान शहर पर हमारा राज। आसमान से बादलों का बवंडर छंट चुका है। मीटर नीलामी घर से उड़ती हुई ऊर्जा को देखकर वुतान शहर के लोग और तीनों कबीले घुटनों के बल बैठे हाँफ रहे हैं। भीड़ में से एक शख्स कांपते हुए, क्या यह एक डो हुआंग योद्धा की असली ताकत है? सचमुच बेहद खौफनाक। शाओ जान गंभीरता और उम्मीद से,
अगर किसी भी तरह उनके साथ कोई रिश्ता या संबंध बन जाए तो हमारे कबीले की किस्मत बदल जाएगी। वह इतनी कम उम्र में डॉ हुआंग बन गए हैं, उनका टैलेंट असाधारण है, उनके पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी और रहस्यमयी ताकत होगी। गालिया परिवार का मुखिया ठहाका लगाते हुए और चढ़ाते हुए, हा, श्याओ झान, तुम सिर्फ श्याओ कबीले के मुखिया हो और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम महान डॉ हुआंग हुजूर से रिश्ता जोड़ने के सपने देख रहे हो। कितने मजाकिया हो तुम, दिन में सपने देखना बंद करो। श्याओ झान गुस्से में, जैसे तुम्हारा गालिया कबीला बहुत दूध का धुला है, तुम हमसे बेहतर कैसे हो गए? एक बुजुर्ग बीच में आते हुए डर से चीखते हुए, शश, चुप हो जाओ, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? क्या तुम सब अपनी जान गंवाना चाहते हो? अगर तुम्हारी इस बकवास से डॉ हुआंग हुजूर के मेडिटेशन में खलल पड़ा तो हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी मीठे नीलामी घर के ऊपर आसमान में मैं प्रकट होता हूँ। मेरी नई डो हुआंग ऊर्जा इतनी भारी है कि तीनों कबीलों के मुखिया जमीन पर मुंह के बल गिर जाते हैं। भीड़ चिल्लाते हुए, महान चंगवंग हुजूर। मैं गंभीर और कड़क आवाज में आसमान से बिजली की तरह गरजते हुए, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान करने की जरूरत दोबारा मत करना। मैं अपने हाथ से एक जोरदार आयरन पाम हवा में चलाता हूँ, एक जोरदार धमाका होता है और कबीले के लोग पीछे जा गिरते हैं। भीड़ फुसफुसाते हुए, वाह, जैसा नाम वैसा काम, ये हैं असली डो हुआंग। हमारे वुतान शहर के ये तथाकथित 3 बड़े कबीले इस डो हुआंग के सामने एक अदने से कीड़े के बराबर भी नहीं है। एक शब्द बोलने की भी औकात नहीं है इनकी। एक युवक भीड़ में मुट्ठी भींचते हुए, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही मैं मॉन्स्टर माउंटेन रेंज जाऊंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मुझे भी ताकतवर बनना है, मुझे भी डॉ हुआंग बनना है। लोग भागने लगते हैं। श्याओ झान और बाकी लोग हैरान हैं। एक दरबारी श्याओ झान से, मुखिया जी चैंगवांग, हुजूर को अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? श्याओ झान गंभीरता से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि इसके बारे में कम से कम पूछताछ करो। जरा सी लापरवाही पूरे वुतान शहर पर तबाही ला सकती है। उधर मीठे नीलामी घर के गुप्त कमरे में मैं राहत की सांस लेता हूँ। मैं मन में झल्लाहट के साथ, इन कबीले वालों को जरा भी तमीज नहीं है। अगर मुझे पता नहीं होता कि श्याओ यान इस जगह पर है तो मुझ जैसा बंदा इस बंजर और पिछली जगह पर कदम भी नहीं रखता। खैर, शुक्र है कि डॉ हुआंग का ब्रेक थ्रू बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। मेरे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। मैं श्याओ यान की दी हुई अंगूठी को टेबल पर रखता हूँ, कमरे को अपनी डॉ हुआंग की सील से बंद करता हूँ। अंगूठी से अचानक एक सफेद धुंध निकलती है और एक बूढ़े व्यक्ति याओ लाओ सामने प्रकट होती है। मैं रहस्यमय मुस्कान के साथ, चलो, जब तुम होश में आ ही गए हो तो इस तरह छुपने और ढोंग करने की क्या जरूरत है बुजुर्गवार? याओ लाओ चौंक कर अपनी पारदर्शी आंखों से मुझे घूरते हुए, तुम कौन हो और तुमने इस बूढ़े को कैसे पहचाना? मैं कुर्सी पर आराम से बैठते हुए, मेरा नाम हुनचांग है, मैं यहाँ आपसे डील करने आया हूँ। याओ लाओ गुस्से में हवा में तैरते हुए, सौदा, मेरी आभा को भांपते हुए, तुम्हारी रूह की गहराई में वो खौफनाक ठंडक, तुम्हारा सोल हॉल से क्या रिश्ता है? मैं ठंडा ठहाका लगाते हुए, हून पैलेस, हाँ, हून पैलेस और कुछ नहीं, बस मेरे कबीले के टुकड़ों पर पलने वाला एक पालतू कुत्ता है। याओ लाओ बुरी तरह थर्राते हुए घृणा से, तो तुम उस नीच कबीले से हो, तुम जैसे झल्ला के साथ मैं कोई सौदा करूं? ये ख्वाब देखना छोड़ दो, सीधे सीधे मुझे मार डालो। मैं चेहरे पर खौफनाक और ठंडी मुस्कान लाते हुए, बुजुर्गवार, मैं अभी आपसे बहुत तमीज और शराफत से बात कर रहा हूं, इसलिए अपनी उम्र का लिहाज रखिए और हद पार मत कीजिए। अगर आप सीधे सीधे बात नहीं मनवाना चाहते तो मेरे हून पैलेस के पास आत्माओं का मुंह खुलवाने के ऐसे ऐसे खौफनाक तरीके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बस वो तमाशा यहाँ नहीं करना चाहता। मैं अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और गहरा करता हूं। मैं, लेकिन अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी फिजिकल बॉडी को दोबारा हासिल करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका वो गद्दार चिला हान फेंक जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा था, मैं उसे खुद अपने हाथों से घसीटकर आपके पैरों में लाकर पटक दूंगा ताकि आप खुद उसे सजा दे सकें। अब बताइए, क्या आप सौदा करने के लिए तैयार हैं? याओ लाओ के चेहरे पर गहरे सस्पेंस और चौंकने वाले एक्सप्रेशन के साथ सीन कट होता है। क्लाउड मिस्ट सेक्ट का एक बेहद आलीशान रथ वुतान शहर में दाखिल होता है। रथ के अंदर नालांग यानरा और क्लाउड मिस्ट सेक्ट के एल्डर के बैठे हैं। नालांग यानरा प्रवेश करते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए, आखिरकार हम वुतान शहर पहुंच ही गए। रास्ते भर रथ चलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर ब्रदर एल्डर के। आपको क्या लगता है, क्या आज का यह सगाई तोड़ने का फैसला बिना किसी रुकावट के शांति से पूरा हो जाएगा? ना जाने क्यों मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है और मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है। एल्डर के ठंडा और गर्व से मुस्कुराते हुए, तुम बेकार में परेशान हो रही हो यानरा। श्याओ कबीला अब सिर्फ एक बिखरा हुआ और बर्बाद कबीला है। उनकी इतनी मजाल कि वो हमारे क्लाउड मिस्ट सेक्ट के सामने खड़े होने की जरूरत भी कर सकें। इस बार खुद सेक्ट मास्टर यूनियन ने तुम्हारी सुरक्षा और इस फैसले की गारंटी ली है। श्याओ कबीले की हिम्मत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक डॉ हुआंग स्तर की ताकत रखने वाले संप्रदाय को नाराज करने का जोखिम कभी नहीं उठाएंगे। नालांग यानरान सिर हिलाते हुए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एल्डर। मैं ही कुछ ज्यादा सोचकर बिना वजह वहम कर रही थी। रथ को निकलते देख बाजार में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मैं अदृश्य होकर एक छत से यह सब देख रहा हूँ। एक राहगीर रथ के लोगों को देखकर, अरे देखो ये रथ कहाँ से आया है? मैंने वो निशान पहले कहीं देखा है। हाँ, वो जामा साम्राज्य के सबसे बड़े संप्रदाय क्लाउड मिस्ट सेक्ट का प्रतीक है। दूसरा आदमी हैरान होकर, क्लाउड मिस्ट सेक्ट वही मशहूर और सबसे शीर्ष संप्रदाय, लेकिन इतने बड़े संप्रदाय के लोग हमारे छोटे से वुतान शहर में क्या करने आए हैं? क्या वो यहाँ नए डिसिपल्स को चुनने आए हैं? तीसरा आदमी ठहाका लगाते हुए, अरे छोड़ो यार, शिष्यों को चुनने आए भी होंगे तो क्या वो श्याओ परिवार के उस 3 स्टार डॉकी वाले कचरे को चुनने थोड़ी ही जाएंगे? हाँ। हॉल के अंदर श्याओ झान और कबीले के तीनों एल्डर अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। श्याओ यान मुस्कुराते हुए अंदर आता है। मैनेजर मो दरवाजे पर, तीसरे छोटे मालिक क्या आप तैयार हैं? श्याओ यान उत्साह से, हाँ अंकल, बस अभी आया, चलिए। मैनेजर मो मुस्कुराते हुए, बहुत समय हो गया छोटे मालिक, आपको इस तरह दिल से खुश और मुस्कुराते हुए मैंने कई सालों से नहीं देखा। श्याओ यान हॉल में कदम रखता है जहां क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लोग पहले से ही वीआईपी कुर्सियों पर बैठे हैं। कबीले के तीनों एल्डर्स ने जानबूझकर श्याओ यान के लिए कोई सही कुर्सी नहीं रखी है ताकि उसका अपमान हो सके। श्याओ यान, पिताजी, तीनों एल्डर्स प्रणाम। श्याओ झान मुस्कुराते हुए, आओ यान बेटा, अपने लिए कोई जगह देखकर बैठ जाओ। श्याओ यान चारों तरफ देखता है, कोई कुर्सी खाली नहीं है। श्याओ झान गुस्से में तीसरे एल्डर की तरफ देखते हुए, तीसरे एल्डर, ये कुर्सियों का इंतजाम आपने कैसे संभाला है? हमारे बेटे के बैठने की जगह कहाँ है? तीसरे एल्डर जानबूझकर बनाई गई कड़वी मुस्कान के साथ, ओह मुझे माफ कीजिएगा कबीले के मुखिया, मेरी उम्र हो चली है इसलिए मैं थोड़ा भूल भुलैया में रहता हूँ। नौकरों से चिल्लाकर, अरे कोई है, हमारे श्याओ कबीले के इस युवा कबीला प्रमुख के लिए एक मामूली सा स्टूल लेकर आओ। श्याओ यान एक कोने में बैठ जाता है। उसके पास बैठी कबीले की एक लड़की श्याओ मई उसके कान में फुसफुसाती है। श्याओ मई दबी आवाज में, श्याओ यान भाई, क्या आप जानते हैं कि सामने बैठी वो खूबसूरत लड़की कौन है और कहाँ से आई है? श्याओ यान, कहाँ से? श्याओ मई, वो क्लाउड मिस्ट सेक्ट से आई है और उसका नाम नालांग यानरा है। श्याओ यान झटके से चौंकते हुए, मन में, नालांग यानरा, ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, ये वही लड़की है जिसके साथ बचपन में मेरे और उसके परिवार के बुजुर्गों ने मेरी सगाई तय की थी। वो मेरी मंगेतर है, लेकिन वो अभी बिना शादी की उम्र हुए अचानक हमारे श्याओ परिवार में क्यों आई है? श्याओ मई आगे बताते हुए, हाँ भाई, यह वही लड़की है, लेकिन सोचिए भाई, एक ऐसी लड़की जिसे क्लाउड मिस्ट सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख ने अपनी सबसे खास शिष्या बनाया हो, जब उसे पता चलेगा कि उसका मंगेतर पूरे शहर की नजरों में सिर्फ एक 3 स्टार डोकी वाला कचरे का ढेर है, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? श्याओ यान मन में कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, बड़े भैया हुनचांग ने बिल्कुल सही कहा था, ये यहाँ मेरी इज्जत का तमाशा बनाने और इस शादी को तोड़ने आई है।
तभी हॉल के बीच में क्लाउड मिस्ट सेक्ट के एल्डर खड़े होते हैं और सीधे शादी तोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं। शाओझान गुस्से से कांपते हुए उठ खड़े होते हैं। शाओझान गरजते हुए अपनी पूरी डॉ वांग की ऊर्जा को रिलीज करते हुए, मिस्टर गेशी, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमारे शाओ परिवार और नाला परिवार के बुजुर्गों के बीच का आपसी मामला है। क्या अब इस पारिवारिक मामले में दखल देने का हक आपके इस क्लाउड मिस्ट सेक्ट को मिल गया है? क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग शाओ परिवार के अंदरूनी मामलों में कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हैं? ठंडे और घमंडी लहजे में आगे आते हुए, शाओ कबीले के मुखिया, कृपया शांत हो जाइए और अपनी हदें मत भूलिए। मिस नलन को हमारे सेक्ट मास्टर यूनियन अपनी अगली उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रही है। हमारे संप्रदाय के कड़े नियमों के मुताबिक सेक्ट मास्टर का उत्तराधिकारी तब तक किसी पुरुष के साथ किसी भी रिश्ते या बंधन में नहीं बन सकता जब तक वह आधिकारिक तौर पर गद्दी पर न बैठ जाए। इसके अलावा यह खुद हमारे सेक्ट मास्टर का आदेश है। मैं उम्मीद करता हूं कि शाओ प्रमुख हमारे सेक्ट मास्टर के सम्मान को देखते हुए इस शादी के समझौते को तुरंत रद्द कर देंगे। एल्डर के अपनी आस्तीन से एक बेहद खूबसूरत और कीमती बॉक्स टेबल पर रखते हैं। उसे खोलते ही पूरे हॉल में खुशबू फैल जाती है। एल्डर के एक नकली मुस्कान के साथ, शाओ प्रमुख, आज अचानक इस तरह आना वाकई हमारी तरफ से थोड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन संप्रदाय के नियमों का पालन करना हमारी मजबूरी है। इस असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए हमारे सेक्ट मास्टर ने विशेष रूप से यह मामूली सा तोहफा भेजा है। उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। यह एक की गैदरिंग पाउडर है। हॉल में बैठे तीनों एल्डर्स और भीड़ की आंखें चमक उठती हैं। भीड़ में से एक शख्स फुसफुसाते हुए, अरे बाप रे, जू चिपिल को कोई इस तरह मामूली तोहफा आसानी से कैसे दे सकता है? शाओ यान की किस्मत अच्छी है। भले ही उसकी खुद की ट्रेनिंग बर्बाद हो चुकी है, लेकिन कम से कम इस टूटी हुई सगाई की वजह से उसे इतनी कीमती पिल तो मिल रही है। शाओ झान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि अचानक शाओ यान खड़ा हो जाता है। शाओ यान गंभीर और बुलंद आवाज में, एल्डर गेशी, आप अपनी इस जूची पिल को वापस अपने डिब्बे में रख लीजिए। आज आप लोग यहाँ जो कुछ भी करने आए हैं, मैं उसे कभी मंजूर नहीं करूंगा। शाओ यान के इनकार करते ही कबीले के तीनों एल्डर्स अपनी कुर्सियों से उछल पड़ते हैं। पहला एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए, शाओ यान, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। बड़ों के बीच में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। एल्डर गे शाओ यान को घूरते हुए कड़क आवाज में, लड़के, आज तुम जो अपने पिता कबीला प्रमुख की ताकत के दम पर यहाँ उछल रहे हो, मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारे सामने खड़ी इस हस्ती नाला यानरांग की क्लाउड मिस्ट सेक्ट में क्या हैसियत है? शाओ यान के चेहरे पर अचानक एक खौफनाक और आत्मविश्वासी मुस्कान आती है। वह अपने बड़े भाई हुन चांग के ब्रेकथ्रू को याद करता है। शाओ यान हॉल के बीच में आकर एल्डर गे और नाला यानरांग की आंखों में आंखें डालकर, एल्डर गेशी, कुमारी नाला, क्या आप लोगों को सचमुच ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पास ही एक डॉ हुआंग योद्धा है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे इस शाओ कबीले के पास कोई डॉ हुआंग स्तर का रक्षक नहीं है? शाओ यान की यह बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लोगों के होश उड़ जाते हैं। पर्दे के पीछे साए में छुपा बूढ़ा लिंगिंग चौंक जाता है। लिंगिंग मन में घबराते हुए, क्या क्या छोटे मालिक शाओ यान ने मुझे यहाँ छुपा हुआ देख लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी छुपने की तकनीक को एक डॉज नहीं पकड़ सकता। तो फिर वो किस डॉ हुआंग की बात कर रहे हैं? एल्डर के झटके से अपनी तलवार पर हाथ रखते हैं और ठाका लगाते हैं। एल्डर के हंसते हुए, हाँ, शाओ यान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कह रहे हो कि शाओ कबीले के पास भी एक डॉ हुआंग है? अगर तुम सच कह रहे हो तो बुलाओ उसे। अगर तुम्हारे कबीले में इतनी ही हिम्मत है तो जरा दिखाओ वो डॉ हुआंग कहाँ है। शाओ यान मुस्कुराता है और मीटर नीलामी घर की तरफ इशारा करने ही वाला होता है, जहां से अभी मैं अपने डॉ हुआंग की ताकत का नजारा पूरे शहर को दिखाया था। शाओ यान बुलंद आवाज में, अगर आप हमारे उस रक्षक से मिलना ही चाहते हैं तो वो अभी आपके सामने प्रकट नहीं हो सकते। मेरे बड़े भैया अभी बेहद जरूरी कामों में व्यस्त हैं और 2 दिनों के बाद ही यहाँ पहुंचेंगे। अगर आप सभी को उनसे मिलने की इतनी ही जल्दी है तो कृपया 2 दिन धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। तीसरे एल्डर ठहाका लगाते हुए, बड़े भैया, क्या मैंने सही सुना? शाओ यान, तुम एक डॉ हुआंग स्तर के महान योद्धा को अपना बड़ा भाई कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? एल्डर के कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, शाओ प्रमुख, आपका ये बेटा अभी भी एक बच्चा है। इसे तो झूठ बोलने या डींगे हाँकने का सलीका भी नहीं आता। अगर इसे कोई मनगढ़ंत कहानी बनानी ही थी तो कम से कम शाओ कबीले के किसी प्राचीन पूर्वज का नाम लेता तो शायद लोग इसकी बात पर थोड़ा ध्यान भी देते। दूसरा एल्डर चिढ़ाते हुए, सही कहा, पिछले 3 सालों से एक कचरा बनकर रहने के बाद इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ये कल्पना करा है कि इसका कोई डॉ हुआंग बड़ा भाई है। वैसे ये अभी भी थोड़ा कंट्रोल में है। इसने ये नहीं कह दिया कि इसका कोई डॉडी छोटा भाई है। हाँ। तीसरा एल्डर हंसते हुए, तुमने बहुत सही मजाक किया। डॉडी तो इस महाद्वीप पर पिछले हजारों सालों से दिखाई भी नहीं दिए हैं और ये उनका भाई बनेगा। तभी अचानक पूरे हॉल का तापमान गिरने लगता है। आसमान से एक अदृश्य भारी और खौफनाक ऊर्जा हॉल की छत को चीरते हुए अंदर दाखिल होती है। क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लोगों की तलवारें अपने आप कांपने लगती हैं। हॉल में एक रौबदार और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, मैं हुन चांग। अदृश्य आवाज गरजते हुए, कौन है जो इस वूतान शहर में मेरे शाओ यान को परेशान करने की जरूरत कर रहा है? यह आवाज सुनते ही एल्डर गे के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचते हैं। एल्डर गे कांपते हुए चारों तरफ देखते हुए, यह आवाज कहां से आई? क्या शाओ यान जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच है? नाला यानरा मन में घबराते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक शक्तिशाली डॉ हुआंग योद्धा भला इस मामूली और कमजोर लड़के को अपना भाई क्यों मानेगा? यह नामुमकिन है। शाओ झान अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की तरफ देखते हैं। शाओ झान भावुक होकर, यान बेटा, क्या तुम सचमुच एक डॉ हुआंग योद्धा को अपना बड़ा भाई बना चुके हो? शाओ यान मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है, हाँ पिताजी, मैंने आपसे कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने कभी मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। अब आप ही बताइए, भला ऐसी गंभीर बात पर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? जैसे ही कबीले के एल्डर्स को यकीन होता है कि बाहर गूंजने वाली आवाज उसी शक्तिशाली डॉ हुआंग की है जिसने कल पूरे शहर को हिलाया था, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। दूसरा एल्डर तुरंत शाओ यान के पास आकर चापलूसी भरे लहजे में, अरे शाओ यान बेटा, तुम भी ना कितने पराये बन रहे थे। तुमने इतने बड़े योद्धा को अपना बड़ा भाई बना लिया और अपने इस परिवार को एक बार भी नहीं बताया। तुमने उन्हें पहले कभी हमारे घर पर मेहमान बनने का न्योता क्यों नहीं दिया? तीसरा एल्डर हाथ जोड़कर झूठी मुस्कान के साथ, बिल्कुल सही कहा। हमारा शाओ कबीला भले ही इस महाद्वीप पर सबसे टॉप का कबीला ना हो, लेकिन इस भूतान शहर में हम अभी भी 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक हैं। हमारे दामाद, मेरा मतलब है हमारे कबीले के रक्षक का स्वागत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। शाओ मेई दूसरे एल्डर को चढ़ाते हुए दबी आवाज में, दूसरा एल्डर, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कुछ और ही कह रहे थे, अब इतनी जल्दी अपनी बात से पलट गए? दूसरा एल्डर नौकरों पर चिल्लाते हुए, अरे वो मूर्खों, तुम सब वहां बुत बनकर क्यों खड़े हो? कबीला प्रमुख के बड़े भाई महान डो हुआंग हुजूर हमारे कबीले के द्वार पर आ चुके हैं। जल्दी करो, उनके स्वागत के लिए सबसे बेहतरीन आसन लगाओ और पूरे कबीले को उनके स्वागत के लिए बाहर बुलाओ। हॉल में मेरी डो हुआंग की भारी ऊर्जा का दबाव महसूस करके भी एल्डर के खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। नाला यानरा गुस्से में, शाओ यान, तुम किसी अनजान शख्स के दम पर हमारे सामने इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर सकते। हमारे क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पास डॉ हुआंग योद्धाओं की कोई कमी नहीं है और वैसे भी सिर्फ मुंह से बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई डॉ हुआंग नहीं बन जाता। ऐसे तो मैं खुद को डॉ शेंग भी कह सकती हूँ। मैं ठंडा ठहाका लगाते हुए अपनी चाय का कप टेबल पर रखते हुए, क्लाउड मिस्ट सेक्ट बहुत मजबूत और महान संप्रदाय है क्या? अगर सेंट्रल प्लेन्स की बात करें तो तुम्हारा यह संप्रदाय वहां आखिरी पायदान पर भी टिकने की औकात नहीं रखता। यहाँ तक कि तुम्हारा वो बूढ़ा पूर्वज युन शान भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वो मेरे जूते साफ करने के काबिल भी नहीं है। मेरी ये बात सुनते ही एल्डर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाते हैं कि सामने वाला कोई मामूली डॉ हुआंग नहीं है जो सीधे उनके पूर्वज का नाम ले रहा है। एल्डर के थर-थर कांपते हुए फौरन घुटनों पर आकर हाथ जोड़ते हुए, मां महान हुजूर, कृपया शांत हो जाइए, हमारी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। नाला कुमारी का इरादा आपका अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं ठंडी निगाहों से एल्डर के को घूरते हुए,
आज तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं अपने भाई शाओ यान के घर पर बैठा हूं और मैं इस पवित्र जमीन के फर्श को तुम्हारे गंदे खून से गंदा नहीं करना चाहता, वरना तुम अब तक एक लाश बन चुके होते। मैं शाओ यान की तरफ मुड़ता हूं और मुस्कुराता हूं। मैं, हाँ छोटे भाई, बताओ, और किसने तुम्हें परेशान किया है? आज तुम्हारा यह बड़ा भाई यहाँ खड़ा है। जो भी बात है खुलकर बताओ, आज मैं सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। शाओ यान गर्व से मुस्कुराते हुए, धन्यवाद भैया, लेकिन मैं उतना भी कमजोर या लाचार नहीं हूं। आखिरकार मैं भी इस शाओ कबीले का युवा मालिक हूं। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता हूं। शाओ जान राहत की सांस लेते हुए, यान बेटा, तुम्हारे बड़े भाई इतनी दूर से आए हैं, तुम इन्हें कबीले में थोड़ा घुमाओ और आराम का प्रबंध करो। मैं कुर्सी पर आराम से टेक लगाते हुए, कोई बात नहीं कबीला प्रमुख, मेरे भाई का मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। मेरे पास काफी खाली वक्त है, मैं यहीं बैठकर तमाशा देखना पसंद करूंगा। हॉल में दोबारा सन्नाटा छा जाता है। नाला यानरा अपनी बेइज्जती से तिलमिला उठती है और गुस्से में आगे बढ़ती है। नाला यानरा चीखते हुए, शाओ यान, चाहे तुम्हारे पीछे आज कोई भी खड़ा हो, लेकिन यह शादी मैं आज ही और इसी वक्त तोड़कर रहूंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। शाओ यान आगे कदम बढ़ाते हुए बेहद शांत और गंभीर आवाज में, नाला यानरा, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे भी इस जबरदस्ती के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये शादी का समझौता तोड़ा जा सकता है, लेकिन इस तरह मेरे कबीले और मेरे पिता का अपमान करके नहीं। तुम बस 2 साल का इंतजार करो, मैं खुद नाला कबीले आऊंगा और तुम्हारे दादाजी के सामने इस रिश्ते को सम्मानपूर्वक खत्म करूंगा। नाला यानरा, नामुमकिन। शाओ यान, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे पूरे वुतान शहर में जलील करना चाहते हो? शाओ यान गुस्से में गरजते हुए, जलील? क्या इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे कबीले और तुम्हारी ही कोई इज्जत है? मेरे पिता और मेरे शाओ कबीले के आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं है क्या? नालाम यानरा गर्व से अपना सिर उठाती है और अपनी ताकत का बखान करने लगती है। नालाम यानरा गर्व से, तुम अपनी तुलना मुझसे कैसे कर सकते हो? मैं नालाम यानरा क्लाउड मिस्ट सेट की अगली उत्तराधिकारी हूं। क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूं? मैं सिर्फ 11 साल की उम्र में एक डॉज ही योद्धा बन गई थी, तुम्हारे पूरे शाओ कबीले में। शाओ यान उसकी बात बीच में ही काट देता है और एक कोरे कागज पर अपनी उंगली काटकर खून से लिखना शुरू करता है। यह डिवोर्स पेपर है। शाओ यान अपनी उंगली काटकर खून से डिवोर्स लेटर लिखता है और उसे नाला यानरा के पैरों में फेंक देता है। शाओ यान अपनी फटी हुई आस्तीन और खून से सने पत्र को देखते हुए गरजती आवाज में, नाला यानरा, तुम अपने टैलेंट पर बहुत घमंड है ना कि तुम 11 साल की उम्र में डॉज ही बन गई थी। अगर उस रहस्यमयी अंगूठी ने मेरी सारी ताकत न छीनी होती तो आज मेरी ये औकात नहीं होती कि तुम जैसी लड़की यहां आकर मेरा और मेरे पिता का सरेआम अपमान करे। मैं आगे बढ़ता हूं और शाओ यान के कंधे पर हाथ रखता हूं। मैं मुस्कुराते हुए दबंग आवाज में, छोटे भाई, डरने की कोई बात नहीं है। आज तुम्हारा यह बड़ा भाई तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़ा है। अगर तुम आज चाहो तो इस लड़की को यहीं बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी रचा सकते हो। मेरे होते हुए किसी की रोकने की औकात नहीं है। रही बात इसी सेक्ट मास्टर यूनियन की, तो उसकी चिंता तुम मत करो, उसे तुम्हारा यह भाई खुद संभालेगा। शाओ यान सिर हिलाते हुए आंखों में अंगारे लिए, नहीं भैया, मेरे दिल में बहुत कड़वाहट और असंतोष है। मैं इस तरह का शॉर्टकट नहीं चाहता। नालम यानरा की तरफ देखते हुए, नालम कुमारी, मेरे पास एक रास्ता है। क्यों ना हम 3 ईयर एग्रीमेंट तय करें? आज से ठीक 3 साल बाद मैं खुद अकेले तुम्हारे क्लाउड मिस्ट सेक्ट की चोटी पर कदम रखूंगा और तुम्हारे साथ आमने सामने का मुकाबला करूंगा। उस लड़ाई के बाद चाहे जीत हो या हार, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बताओ मंजूर है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। शाओ यान आगे बढ़ता है और अपना सबसे मशहूर डायलॉग बोलता है, शाओ यान, आज मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूंगा। 30 साल नदी के पूर्व में तो 30 साल नदी के पश्चिम में, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी भी किसी गरीब या बेबस युवा को कमजोर समझने की भूल मत करना। नालम यानरा शाओ यान की आंखों का खौफ देखकर कांपते हुए, ठीक है, 3 साल बाद मैं क्लाउड मिस्ट सेक्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये बात पत्थर की लकीर रही। नालम यानरा और एल्डर के डर और अपमान के मारे जमीन से जूची पिल का बॉक्स उठाते हैं और भाग खड़े होते हैं। उनके जाते ही हॉल में भीड़ फुसफुसाने लगती है। मैं चिल्लाकर उनके पीछे, ले जाओ अपनी इस 2 कौड़ी की पिल को यहां से। ऐसी घटिया दर्जे की दवाइयां मेरे भाई के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है। भीड़ में से एक शख्स हैरान होकर, यार, शाओ यान को तो सचमुच एक असली डॉग हुआंग बड़े भाई का सहारा मिल गया है। अब तो इसकी किस्मत आसमान छूने वाली है। दूसरा आदमी, पता नहीं इस कचरे, मेरा मतलब है हमारे छोटे मालिक को ऐसा कौन सा लॉटरी का टिकट मिल गया कि साक्षात डॉग हुआंग इनके भाई बन गए। अब से मैं इन्हें युवा कबीला प्रमुख कहकर ही बुलाना होगा। हॉल खाली होने के बाद मैं और शाओ यान कमरे में अकेले बैठते हैं। शाओ यान का सिर नीचे झुका हुआ है। शाओ यान उदासी से, भैया, आज मैंने आपके सामने अपने कबीले की नाक कटवा दी। मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। मैं हंसते हुए थपकी देते हुए, अरे पागल, मर्द बच्चा है तू, इसमें शर्माने की क्या बात है? जहां से इंसान गिरता है वहीं से तो दोबारा उठना सीखता है ना। 3 साल का वक्त है तुम्हारे पास, कड़ी मेहनत करो और उस लड़की को धूल चढ़ा दो। शाओ यान, ये उतना आसान नहीं है भैया। मैं अगर मेहनत करूंगा तो वो भी तो आगे बढ़ेगी। मैंने पहले ही अपने जीवन के कीमती 3 साल गंवा दिए हैं, उस दूरी को इतनी जल्दी कैसे पार पाऊंगा? मैं मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन से 3 बेहद चमकदार दवाइयां निकालता हूं। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये लो, ये 3 की गैदरिंग पाउडर है। इनकी क्वालिटी उस क्लाउड मिस्ट सेक्ट की पिल से 100 गुना बेहतर है। शाओ यान चौंकर, क्या 3 जूची पिल? भैया, इनकी कीमत तो कम से कम 5 लाख कॉइंस होगी। ये बहुत कीमती है। मैं इसे, तभी शाओ यान की अंगूठी से अचानक याओ लाओ की आत्मा के बहुत गुस्से में है। याओ लाओ मेरे दिमाग में चिल्लाते हुए, हुनचांग, तुम बहुत ज्यादा चालाक और नीच हो। ये सारी दवाइयां मैंने अपनी रूह की ताकत फूंक कर बड़ी मुश्किल से बनाई थी और सारा का सारा क्रेडिट तुम अकेले खुद खा गए। मैं मुस्कान के साथ, ओ बुजुर्गवार, अपनी बकवास बंद कीजिए। अगर आपने पिछले 3 सालों से मेरे भाई शाओ यान की डॉकी को चुपके से चोरी छुपे नहीं छूसा होता तो क्या आज उसे पूरी दुनिया के सामने इस तरह जलील होना पड़ता? अब जब आप अपनी गलती की भरपाई करने के लिए ये दवाइयां बना रहे हैं तो ये तो आपका फर्ज है। इसमें क्रेडिट कैसा? याओ लाओ बेबस होकर झेपते हुए, तुम पुरानी बातों को इस तरह बीच में नहीं ला सकते। उस समय मेरी मजबूरी थी, मुझे अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए वो ऊर्जा चाहिए ही थी। याओ लाओ मेरी अंगूठी से मेरे दिमाग में फुसफुसाते हुए, हुनचांग, उस समय मेरी मजबूरी थी। जब मेरी आत्मा पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो मैं शाओ यान को उसकी डॉकी का दोगुना मुआवजा दे दूंगा। गुशुन्नेर दरवाजे के बाहर से बेहद मीठी और मासूम आवाज में, हुनचांग भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं मुस्कुराते हुए याओ लाओ को चुप कराते हुए, बिल्कुल अंदर आ जाओ शुनेर कबीले की बहन, बताओ मुझसे क्या काम है? शुनेर कमरे में कदम रखती है। उसकी आंखों में इस बार वो मासूमियत नहीं बल्कि एक गहरी पैनी नजर है। गुशुनेर मुझे घूरते हुए, हुनचांग भैया, आप शाओ यान भाई के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? आप उनके लिए इतनी कीमती दवाइयां और डॉ हुआंग की ताकत दांव पर क्यों लगा रहे हैं? आपकी नीयत क्या है? मैं कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ, शुनेर बहन, अगर मैं शाओ यान के साथ अच्छा हूं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन जरा ये बताओ, गु क्लैन की राजकुमारी होने के नाते तुम्हारा इस छोटे से शाओ कबीले में रहने का क्या मकसद है? मेरा गु कबीले का नाम लेते ही शुनेर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बुरी तरह चौंक जाती है। गु शुनेर घबराते हुए अपनी पहचान छुपाने की कोशिश में, गु कबीला, आप किस बारे में बात कर रहे हैं भैया? मेरा नाम शाओ शुनेर है। मैं हंसते हुए हाथ हिलाकर, चलो अब ये नाटक बंद करो। तुम ये सब दुनिया से छुपा सकती हो लेकिन हुनचांग से नहीं। कमरे के अंधेरे कोने की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में, ओल्डलिंग, अब जब कबीले की राजकुमारी का राज खुल ही गया है तो साए में दुबकने के बजाय सामने आकर प्रणाम नहीं करोगे? अंधेरे से अचानक एक काला साया निकलता है और एक बुजुर्ग योद्धा लिंगिंग मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। ओल्डलिंग कांपती आवाज में, गु कबीले का गुप्त रक्षक हुनचांग युवा मालिक को प्रणाम करता है। मालिक, राजकुमारी की असली पहचान हमारे कबीले में भी बहुत कम लोग जानते हैं। आपको इस गुप्त राज का पता कैसे चला? मैं नजरें घुमाते हुए, मुझे कैसे पता चला ये तुम्हारी फिक्र का विषय नहीं है, लेकिन शुनेर तुम निश्चिंत रह सकती हो। मैं यहाँ तुम्हारी उस टू एंशिएंट गॉड जेड की तलाश में कोई अड़चन डालने नहीं आया हूँ। तुम अपना काम करो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। शुनेर मेरी आंखों में देखती है, उसकी आंखों में अब एक राजकुमारी का रौब है। मैं गंभीर और भारी आवाज में,
बस एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, शाओ यान ने मुझे अपना बड़ा भाई माना है और मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह देखता हूँ। तुम इस कबीले में जो चाहे करो, लेकिन अगर तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरे भाई शाओ यान को खरोंच भी आई तो याद रखना, तुम्हारा वो गु कबीला भी तुम्हें मेरे गुस्से से नहीं बचा पाएगा। गुशुनेर ठंडी सांस लेते हुए कड़े लहजे में, मैं शाओ यान भाई को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन यही बात मैं आपको भी लौटाती हूँ, हुन चांग भैया, भले ही आपका हूं क्लैन इस महाद्वीप पर सबसे ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है। मैं हंसते हुए, हाँ हाँ बहुत अच्छे। गुशुनेर जाते जाते मुड़कर, वैसे कल आपने शाओ यान भाई से जो अजीबोगरीब सवाल पूछे थे वो कोई सीक्रेट कोड थे ना, क्या आप मुझे वो सीक्रेट बताएंगे? मैं रहस्यमय मुस्कान के साथ, यह एक राज है। गुशुनेर मुंह बनाते हुए, मेरे शाओ यान भाई के अब दूसरों के साथ भी सीक्रेट्स होने लगे हैं। शुनेर के जाने के बाद अंगूठी से याओ लाओ की आत्मा बाहर आती है, उनकी आंखें फटी की फटी हैं। याओ लाओ हैरान होकर, वो छोटी लड़की, वो प्राचीन गु कबीले से है, ना जाने क्यों मुझे हमेशा से उसके भीतर एक अजीब सी खौफनाक ऊर्जा महसूस होती थी। और तुम दोनों जिस तू शेगुडी जेम की बात कर रहे थे, क्या ये वही पौराणिक चीज है? मैं आराम से बैठते हुए, बुजुर्गवार आप जितना कम जानेंगे आपके लिए उतना ही महफूज रहेगा, जितना गहरा जानोगे उतना ही गहरे दलदल में धंसते जाओगे। ये कहावत तो सुनी होगी ना? याओ लाओ मुद्दे पर आते हुए, खैर छोड़ो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे फिजिकल बॉडी वापस दिलाओगे, तुम अपना वो वादा कब पूरा कर रहे हो? मैं मुस्कुराते हुए, बस मेरे भाई शाओ यान का ये 3 साल का समझौता पूरा होने दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 3 साल की तो बात है, आप इतने सदियों से इस अंगूठी में सो रहे थे, 3 साल और इंतजार करने में क्या हर्ज है? याओ लाओ चिढ़कर, क्या मतलब क्या हर्ज है? मेरी आत्मा का बस यही मोल रह गया है कि तुम जब चाहो मेरा इस्तेमाल करो। तुम्हारी नजर में तो जैसे कोई भी हुन कबीले वाला अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। मैं ठाका लगाते हुए, हाँ सच कहूं तो मेरे ख्याल से भी हुन कबीले में कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन सुनिए, मैं आपके शरीर के लिए पहले से ही हाथ पैर मार रहा हूं। मुझे सेंट्रल प्लेन्स में एक हवेली में एक सेमी लिविंग स्केलेटन अर्धजीवित कंकाल मिला है जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, बस वहां की सील अभी खुली नहीं है। मैं अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करता हूं और छुटकी लेता हूं मैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है और आप 3 साल भी सब्र नहीं कर सकते तो मैं अभी इसी वक्त अपने बंदों को बोलकर आपके लिए एक डॉ वांग स्तर के योद्धा का नया चमचमाता हुआ कंकाल मंगवा देता हूं। बोलिए, डॉ वांग का कंकाल चाहिए आपको? अभी हाजिर करूं? याओ लाओ फौरन घबराकर हाथ हिलाते हुए, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। तुम अपने उस सेमी लिविंग स्केलेटन वाले प्लान पर ही काम करो, मैं 3 साल और रुकने को तैयार हूं। तुम अपनी ये डॉ वांग वाली फालतू की मेहरबानी अपने पास ही रखो। याओ लाओ झेंपते हुए हाथ हिलाकर, अरे ये तो सरासर मुझ पर तोहमत है, मैं तो बस इतने सालों से अकेला था, कोई बात करने वाला नहीं मिला तो बस ऐसे ही थोड़ा बड़बड़ा रहा था। खैर, अगर तुम मेरी शर्त मान जाओ तो आज से तुम्हारे इस यानडी शाओ यान की ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं भौहें चढ़ाते हुए, ओह सच में? याओ लाओ गंभीरता से, हाँ अगर वो कभी भी ट्रेनिंग में ढिलाई करे या तुम्हारी बात न माने तो तुम उसे जितना चाहे पीट सकते हो, मैं बीच में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मुझे बस आखिरी रिजल्ट से मतलब है, बताओ मंजूर है? मैं एक कड़वी मुस्कान के साथ, उसे जितना चाहे पीट सकता हूं बुजुर्गवार, क्या आपकी इस बात पर पूरी तरह यकीन किया जाए? याओ लाओ, बिल्कुल, पत्थर की लकीर समझो। तभी शाओ यान कमरे में दाखिल होता है, मैं उसे अपने पास बुलाता हूं, मैं मुस्कुराते हुए, छोटे भाई इधर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शाओ यान, जी भैया कहिए। मैं, क्या तुम एक दवाइयां बनाने वाला जादूगर बनना चाहते हो? शरीक से यासिन शाओ यान चौंकर फिर उदास होते हुए, अल्केमिस्ट, हाँ भैया कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन एल्केमिस्ट बनने की शर्तें इतनी कड़वी और मुश्किल होती हैं कि मुझ जैसा बंदा शायद ही उन उम्मीदों पर खरा उतर पाए। मैं उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, या तुमने मुझे कभी कोई ऐसी बात बोलते सुना है जो बेबुनियाद हो? जब मैंने कहा तो इसका मतलब है कि तुम इसके काबिल हो। शाओ यान आंखें चमकाते हुए, यानी मैं उन शर्तों को पूरा करता हूं? मैं, बिल्कुल, और अगर तुम पूरे दिल से सीखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा टीचर ढूंढ चुका हूं जो तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाएगा, लेकिन शर्त बस एक है, तुम्हें जी जान से मेहनत करनी होगी। शाओ यान उत्साह से, मैं वादा करता हूं भैया, मैं दिन रात एक करूंगा, लेकिन वो उस्ताद है कहां? मैं सीधे शाओ यान की उंगली में पहनी हुई उस पुरानी काली अंगूठी की तरफ इशारा करता हूं, मैं अंगूठी को घूरते हुए, वो उस्ताद कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी इसी अंगूठी के अंदर छुपी हुई आत्मा है। ओल्ड मैन, अब जब बात खोली गई है तो बाहर आओ। वैसे दूसरों की बातें चुपके से सुनने की तुम्हारी ये पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है ना? अंगूठी से सफेद धुआं निकलता है और याओ लाओ हवा में तैरते हुए प्रकट होते हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल है। याओ लाओ चिढ़कर, अरे वो बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़े को ओल्ड मैन बोलने की? और चोरी छिपे सुनना क्या होता है? मैं तो अपनी अंगूठी में आराम कर रहा था। शाओ यान झटके से पीछे हटते हुए अविश्वास से, भैया ये बूढ़ा खूसट, क्या यह सचमुच कोई महान एल्केमिस्ट हो सकता है? अगर इसके पास इतनी ही बड़ी ताकत होती तो आज ये इस तरह एक बेबस रूह बनकर इस मामूली अंगूठी में धूल क्यों फांक रहा होता? कहीं ये आपको ठग तो नहीं रहा? याओ लाओ छाती पर हाथ रखकर मर्मांतक दर्द का नाटक करते हुए, ओह बदतमीज लड़के, तुम्हारी ये बातें तो सीधे मेरे दिल को चीटी हुई पार निकल गई। तुम इस बूढ़े का इस तरह अपमान कर रहे हो? शाओ यान याओ लाओ को परखने के लिए अपनी बाहें सिकोड़ता है। शाओ यान, अच्छा ठीक है बूढ़े बाबा, गुस्सा मत हो, जरा ये तो बताओ कि तुम कब दर्जे के एल्केमिस्ट हो? क्या तुम्हारी ताकत हमारे जामा साम्राज्य के सबसे मशहूर पेल किंग गुहे से थोड़ी बहुत भी टक्कर ले सकती है? याओ लाओ गर्व से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए ठाका लगाते हैं, हाँ 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 गुहे, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं किस दर्जे का एल्केमिस्ट हूं, लेकिन इतना समझ लो कि जिस पेल किंग गुहे के नाम पर तुम लोग यहाँ उछल रहे हो वो मेरी नजरों में एक अदने से कीड़े के बराबर भी नहीं है। यहाँ तक कि एक छठा टियर एल्केमिस्ट भी मेरे सामने सिर्फ पानी भरता है। याओ लाओ की बात पूरी होते ही अचानक मेरे दिमाग में एक तेज डिजिटल घंटी गूंजती है जिसे सिर्फ मैं सुन सकता हूं। सिस्टम की आवाज, डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने शाओ यान और याओ लाओ के बीच गुरु शिष्य के रिश्ते की शुरुआत की गुप्त शर्त को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको मिलता है एक महापुरस्कार, तू शेगुडी की प्राचीन एल्केमी की गुप्त यादें एक प्रति। मैं मन में बुरी तरह चौंकते हुए आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या तू शेगुडी की एल्केमी की यादें, वही पौराणिक गॉड लेवल योद्धा जिसकी वजह से पूरा हुन कबीला पागल हो रहा है? ये सिस्टम तो सचमुच कमाल है। भाई को